नमस्कार मित्रों। आज मैं एक विशेष अवसर पर आपके सामने प्रस्तुत होना चाहता हूँ। मेरे साथ आज एक वरिष्ठ कवित्री रचना दीक्षित जी हैं, जिनकी 3 किताबें आपके सामने आ चुकी हैं, शायद आपने पढ़ी होंगी। और मैं उनके साथ में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। वो ऐसे तो वो वैज्ञानिक चेतना की कवित्री हैं, लेकिन वो संवेदनशील मन से बहुत कुछ अलग भी कहती हैं और कहती रहती हैं। उनकी 2 पुस्तकें जो है वो इसी संवेदनशीलता का परिचय है, और एक किताब जो उन्होंने विशेषकर वैज्ञानिक चेतना को लेकर लिखी है, वो आज आपके सामने प्रस्तुत है। उन्होंने अपना समय निकाला, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ और उन्हें इस प्रोग्राम के लिए, कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देता हूँ कि वो अपनी बात दर्शकों तक पहुँचाएं और उनको बताएं। नमस्कार साथियों, मैं पटल पर उपस्थित होकर बहुत आनंद का अनुभव कर रही हूँ। आपने मेरे लिए समय निकाला, इसलिए आपका भी आभार है। मैं अपने मन के विचार, आप जो सवाल पूछेंगे उनके माध्यम से रखना चाहूँगी। चलिए शुरू करें आप। रचना दीक्षित जी ने एक साहित्य साधक मंच भी चलाया हुआ है, जिसका वो संचालन नियमित रूप से करती हैं, और जिसमें काफ़ी सारे नवोदित लेखक भी जुड़े हुए हैं। जो समय समय पर उनकी गोष्ठियाँ होती हैं, उसमें चर्चाएं होती हैं, साहित्यिक चर्चा, पुस्तकों पर चर्चा और भी तमाम कार्यक्रम उसके होते रहते हैं। तो मैं उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहता हूँ कि उनको ये लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और वो कब से इस लेखन कार्य में लगी हुई हैं। रचना जी, कृपया बताएं। सवाल बहुत सामान्य सा ही है, और ये सवाल हर कोई पूछता ही है कि आपके अंदर लिखने की चाह कब से जागृत हुई और कब से लिख रहे हैं और क्या सोचकर लिखने का सोचा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे घर में बचपन से ही किताबें आती थीं पढ़ने के लिए, हिंदी की, अंग्रेजी की। तो बचपन से, ये मान लीजिए कि मुझे बचपन से ही पढ़ने का शौक़ तो लग गया था। अब बात करें लिखने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की आपाधापी में, भाग दौड़ में कभी समय ही नहीं मिला कि मैं कुछ कह पाऊँ, व्यक्त कर पाऊँ। तो इसी आपाधापी में जीवन गुजर गया। पीछे घूम कर देखती हूँ तो बहुत सारा अनकहा जीवन में जो कहना चाह रही थी रह गया। और हकीकत में बताऊँ, जब मैंने पीछे घूम कर देखा और कुछ कहना चाहा तो शब्द नहीं मिले, और शब्द शायद मिल भी जाते तो मेरी बात सुनने के लिए लोग नहीं मिले। पर अब मैंने अपने मन को संभाला है, और अब मुझे अपने मन को संभाल कर अपने शब्दों को कलम के सहारे से मैं कागज़ पर उकेर रही हूँ। तो ये समझ लीजिए, ये मेरे लिखने का कारण है। और मैं 2006 से लगभग लिख रही हूँ। ब्लॉग लेखन था और अब लिख रही हूँ। बचपन में लिखा है जो, उसको तो बचपना समझकर मैं भी भूल जाती हूँ और आप भी भूल जाएं। अगला प्रश्न आप रखें। आपकी ये तीसरी पुस्तक है जी। तो ये सन्नाटों के जो पैबंद आपकी तीसरी पुस्तक है, इसका ख्याल आपको क्यों आया और कैसे आया, इसको ज़रा सा कुछ बताएं। जी, मेरी 3 किताबें हैं। एक सबसे पहली निकली थी टंगी खामोशी, उसके बाद मेरी दूसरी किताब आई जीवाश्म, और तीसरी आई सन्नाटों के पैबंद। तो जीवाश्म जो है खास करके वैज्ञानिक, इसमें विज्ञान की 111 कविताएं हैं, और टंगी खामोशी और सन्नाटों के पैबंद दोनों में ही मेरी सामान्य संवेदना और सरोकार से प्रेरित कविताएं हैं। और दोनों के नाम से आप देख सकते हैं, दोनों में कुछ, जैसे टंगी खामोशी है जहाँ मैं खामोश हूँ, और सन्नाटों के पैबंद हैं जहाँ मैं मूक से, अपनी जो मौन है, मौन से मुखरता की ओर बढ़ना चाह रही हूँ। तो इस प्रकार की कविताएं हैं जहाँ मैं मौन से मुखरता की ओर बढ़ रही हूँ। अच्छा, तो ये आपकी कविताओं के शीर्षक कुछ अलग किस्म के लगते हैं, तो ये आप कैसे चुनाव करती हैं कि ये मैं इस तरह का शीर्षक, या इनके कवर पेज भी आपका बहुत अट्रैक्टिव है। कम से कम सन्नाटों के पैबंद का तो बहुत ही मज़ेदार कवर पेज दिखाई दे रहा है। तो इसका ख्याल आपको कैसे आया कि भाई मैं इस तरह के
टाइटल होने चाहिए, इस तरह के शीर्षक होने चाहिए किताब का, जी। और इस तरह के कवर पेज होने चाहिए जो लोगों को आकर्षित करें पैसे प्राइमरीली देख के। मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि खत का मजमून माप भाप लेते हैं लिफाफा देखकर, तो किताब का नाम और किताब का लुक कुछ ऐसा हो कि उसको देख कर के ही लोगों को लगे कि इसमें कुछ ख़ास बात है, इसमें लेखक कुछ ख़ास चीज़ कहना चाह रहा है। ये देख कर के मैं किताबों के नाम और कवर फाइनल करती हूँ। अच्छा, तो एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि आपको ये लिखने की प्रेरणा मिलती कैसे है? ऐसे ही सामान्य से दिमाग में विचार आते हैं और जिन्हें आप कागज़ पर नोट कर लेती हैं, या आप कोई विशेष प्रक्रिया से उसको साधने का कोशिश करती हैं, साधने का प्रयास करती हैं, जिससे ये कविताएं अच्छी बन पाती हैं? आपका प्रश्न अच्छा है, और प्रेरणा के लिए प्रश्न तो सामान्य सा ही है। प्रेरणा के लिए मुझे प्रेरणा ढूंढनी नहीं पड़ती है, मुझे मिल जाती है, क्योंकि मैं बहुत सजग रहती हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने चिड़िया के लिए दाना डाला और चिड़िया नहीं आई, तो मेरे दिमाग में विचार आता है कि चिड़िया क्यों नहीं आई। चिड़िया बीमार है, चिड़िया का बच्चा खो गया है, चिड़िया का पेट भरा हुआ है, चिड़िया उदास है। तो ये हो गई एक प्रेरणा। दूसरा उदाहरण दूँ आपको, जैसे कि मेरी सहेली है जो भारत से बाहर चली गई है और मैं मिल नहीं पाई, तो मेरे दिमाग में विचार आता, अरे सहेली से मिल लेते। अरे तो फिर जब सहेली आ गई तो सहेली, स्कूल, बचपन, कॉलेज, इतने सारे शब्द, इतने सारे विचार, इतनी प्रेरणा मिलती है। मैं उन्हीं को अपने शब्दों में ढालती हूँ अपने कलम के सहारे से। लोग बाग कहते हैं कि कविता तो वो कभी भी लिख लेते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आप कहीं भी कभी भी आपके दिमाग में कोई विचार आता है और तुरंत आप लिख डालती हैं कविता, या आपका कोई खास समय है लिखने का जिसमें आप लिखती हैं? जरा सा बताएं। ये सवाल मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि जी हम तो चलते फिरते लिख लेते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग धारा प्रवाह बोलते हैं, जो हाजिर जवाब होते हैं, मुझे लगता है वो शायद चलते फिरते कभी भी लिख लेते हैं। और मैं चूँकि मितभाषी हूँ, मैंने पहले ही आपको कहा कि मेरे जीवन में बहुत कुछ अनकहा रह गया जिसे मैं कहना चाहती हूँ, तो मैं मितभाषी हूँ और अनकहा बहुत कुछ है, तो मैं धीरे धीरे लिखती हूँ। मुझे लिखने के लिए समय चाहिए, मुझे लिखने के लिए एकांत चाहिए। तो फिर आप कैसे लिखती हैं? मुझे लिखने के लिए एकांत चाहिए, और जिससे कि मैं अपना ध्यान एक ही तरफ केंद्रित कर सकूं, अपने भावों को शब्द दे सकूं, उनको अपना मनचाहा आवरण दे सकूं, मन चाहे जामे में उनको समेट सकूं और अपने शब्दों के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करूं। आपको पहले ही बताया ना कि बहुत कुछ अव्यक्त रह गया है, तो मैं अकेले में बैठकर उस अव्यक्त किए हुए अपने क्षणों और अपनी यादों को पिरोना चाहती हूँ और पिरोती हूँ, इसलिए मुझे समय लगता है। अच्छा, आप नवोदित लेखकों को क्या सलाह देना चाहेंगी कि उनको लिखने के लिए क्या करना चाहिए? अब ये तो बड़ा अजीब सा ही प्रश्न है कि मैं क्या सलाह दूं। अब लिखना कोई विज्ञान नहीं है, ना कोई गणित है कि आपने बोला a² + b² = 2ab हो गया। कोई गणित का फॉर्मूला नहीं होता है लिखने के लिए। लिखने के लिए ज़रूरी होता है एकाग्रता और सतत प्रयास। और दूसरा मुझे लगता है लिखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है सुनना। जो जितना अच्छा श्रोता होगा वो उतना ही अच्छा लिख सकेगा। एकाग्रता से आप सुने तो आपको अच्छे भाव मिलेंगे, अच्छे शब्द मिलेंगे, और जब आप रेगुलर और नियमित रूप से पढ़ेंगे तो पढ़ने से भी आपको नए शब्द मिलेंगे। और एक ही शब्द को बार बार लिखना, एक ही भाव को बार बार लिखने में कुछ नयापन नहीं आता है। तो आप पढ़ते रहेंगे तो आपको नए विचार, नए शब्द, नई उपमाएं मिलेंगी, तो इसलिए आपका जो लेखन होगा वो और अच्छा होगा। अच्छा विचार है कि अच्छा लिखें, अच्छा पढ़ें और अच्छा सुने, और सतत लिखें। जी, तभी श्रोता आगे बढ़ा जा सकता है लेखन के जी क्षेत्र में। जी बिल्कुल जी। अच्छा, तो मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ। आपकी कविताओं को मैंने सन्नाटे के प्रबंध में भी पढ़ा। जी आपकी कविताओं में मानवीकरण का बहुत अच्छा प्रयोग देखने को मिलता है। जी 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 तो ये मानवीकरण
स्वतः हो जाता है, या आप इसके लिए कुछ विशेष प्रयास करती हैं? इसके पीछे क्या राज है? अब इस सवाल ऐसे तो बाकी अलंकारों का भी प्रयोग आपके उस लेखन में दिखता है, जी, लेकिन मानवीकरण बहुत दिखता है। सड़क भी जिंदा हो जाती है ना? तो इस तरह की चीज़ों को कैसे आप समेट लेती हैं एक कविता के अंदर? अब इसका जवाब तो मैं क्या दूँ? मुझे लगता है कि मैं मानवीकरण करती नहीं हूँ, वो स्वतः हो जाता है। जब मैं लिखती हूँ तो विचार होते हैं। जैसे फिर मैं एक उदाहरण दूँ आपको कि 2 चिड़िया बात कर रही हैं, तो मैं सोचती हूँ ये क्या कह रही होंगी? एक चिड़िया ने दूसरी चिड़िया को क्या कहा? हवा जब चलती है, किसी पत्ते को छूकर गुजरती है, फिर सारे पत्ते हिलते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि हवा ने पत्ते से क्या कहा, फिर एक पत्ते ने दूसरे पत्ते से क्या कहा। तो इनकी जो भाषा है उसको मैं मानवीकरण के द्वारा डिकोड करती हूँ। ये मेरा एक तरीका है। ये कोई फार्मूला नहीं है, बट ये मेरे अपने विचार हैं और इसको मैं अपने भाषा में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो आपको लगता है कि ये मानवीकरण हो गया है। बहुत बढ़िया रचना जी। और ये सबको सीखना चाहिए कि कविताओं में मानवीकरण करने से उसमें एक जान आ जाती है, जी कविता जीवंत हो उठती है। जी। अब मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूँ आपसे कि आपके संकलन में एक सिहरन नाम की कविता है, जो शायद पहली ही कविता है। जी उसे आप सुनाइए दर्शकों के लिए। जी, आपकी बात सर आँखों पर, मैं सुनाती हूँ। आपने फरमाइश की है सिहरन कविता सुनने की, पहली कविता है जी। कविता का शीर्षक है सिहरन। उस रात जब मुझे लगा मैं अकेली हूँ, उस रात जब मुझे लगा मैं अकेली हूँ, तब जब रात की नीली उंगलियाँ हवा का बदन ओढ़े अनुभवों से भरे कक्ष में पलट रही थी पुरानी किताब के पन्ने। उस रात जब मुझे लगा मैं अकेली हूँ, तब जब रात की नीली उंगलियाँ हवा का बदन ओढ़े अनुभवों से भरे कक्ष में पलट रही थी पुरानी किताब के पन्ने। किताब के किस्सों से निकल कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ जिस्मों में ढलने लगी। किताब के पन्नों से निकलकर कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ जिस्मों में ढलने लगीं। आराम कुर्सी पर बैठा चाँद, आराम कुर्सी पर बैठा चाँद गुनगुना रहा था अपनी ही लिखी गज़ल। अब देखिए, आराम कुर्सी पर बैठा चाँद गुनगुना रहा था अपनी ही लिखी गज़ल। गज़ल क्या है? रात आती है रोज़ रोज़, सबके अंधेरे होते हैं अलग अलग। रात आती है रोज़ रोज़, सबके अंधेरे होते हैं अलग अलग। अचानक हवा में खास गंध बिखरी, अचानक हवा में खास गंध बिखरी। तिपाई पर रखे गिलास की कोर से कांपती एक सिहरन झांकी, तिपाई पर रखे गिलास की कोर से एक सिहरन झांकी। चांद के कांपते होठों से गज़ल का एक शेर गिरकर कांच सा बिखर गया। वाह, बहुत बढ़िया। चांद के कांपते होठों से गज़ल का एक शेर गिरकर कांच सा बिखर गया। चारपाई पर बिछी सफ़ेद रुपहली चादर पर, चांद के कांपते होठों से गज़ल का शेर गिरकर कांच सा बिखर गया। चारपाई पर बिछी सफ़ेद रुपहली चादर पर चांदनी का पारद सा जिस्म उभरा। चारपाई पर बिछी सफ़ेद रुपहली चादर पर चांदनी का पारद सा जिस्म उभरा और कर गया गिलास की कोर की सिहरन गहरी सुर्ख। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आया। और जब चांद सोफे पे आके बैठ सकता है जी, तो जाहिर सी बात है उसको मुस्कुराहट भी आ रही होगी और वो कुछ और भी हरकतें कर रहा होगा। बहुत बढ़िया, मज़ा आया। पर यहाँ अच्छी हमारा कविता है। चांद तो गज़ल लिख रहा था। जी तो मैं एक सवाल और आपसे इसी बात पे पूछ लूं जी कि आपकी कविताओं में नारी विमर्श का भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है और जी प्रयोग होता है। तो जैसे कुछ कविताएं हैं, मैं सीता बोल रही हूँ, दुशासन मेरे दुशासन, द्रौपदी कान्हा ना आएंगे इत्यादि। तो इसमें नारी के परिप्रेक्ष्य में आपकी संवेदनाएं कैसे प्रभावित होती हैं और इसका कैसे आप कविताओं में
इसका जिक्र करना चाहती हैं, और क्या उससे बदलाव में महसूस या एक्सपेक्ट करती हैं? नारी विमर्श पर लिखती हूँ, नारी हूँ, तो बचपन से अभी तक के अपने अनुभवों को सहेजा है जो मैंने, उन अनुभवों को उसमें लिखती हूँ मैं। तो मेरे अनुभव में अच्छे भी होते हैं, हर किसी के जीवन में अच्छे स्वयं के अनुभव भी लिखती हूँ, और समाज में जो नारियों के साथ हो रहा है या समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसको नारी के परिप्रेक्ष्य में लिखती हूँ। जैसे आपने बात बोली कि द्रौपदी कान्हा ना आएंगे, तो ये जैसे कलकत्ता में हुआ कि एक कांड हुआ, तो लोग लिखते हैं तो उस कविता को एक वीर रस में लिख देते हैं। किसी भी नारी के संग कुछ हुआ उसको वीर रस में लिखते हैं। मैं वीर रस में नहीं लिखती हूँ, क्योंकि मैं जाती हूँ उस पीड़ा में, क्योंकि पीड़ा से वीर रस उपजता है। मैं वीर रस छोड़कर मैं उस पीड़ा की तह में जाती हूँ और उस पीड़ा को शब्द देती हूँ, जो शायद मुझे लगता है महिलाएं उस पीड़ा को अच्छी तरह समझ सकती हैं। जी, आपके इस जो सन्नाटे के प्रबंध संकलन है जी, इसमें आपकी सबसे पसंदीदा रचना, यूं तो आपको सारी रचनाएं पसंद होंगी जी। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सबसे पसंदीदा रचना कौन सी है, तो क्या आप उसे सुनाना चाहेंगी? आपका अनुरोध है तो देखती हूँ, सभी मुझे पसंद है, आपने सही कहा। अब मैं कौन सी सुनाऊँ, ये देखती हूँ। मैं एक कविता सुनाती हूँ जो एक माँ के ऊपर है। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, नहीं तो आप उसको अंत में समझते कि मैं क्या कह रही हूँ। पेज नंबर 29 है। कविता का शीर्षक है बूढ़ी आंखें देख रही थी। रात अजब थी, बात अजब थी। रात अजब थी, बात अजब थी। कहना चुप था, सुनना चुप था। नदी किनारे अंधेरा घुप था, अफवाहों का मन लोलुप था। काना फूसी के मन में चुप था, खुसुर पुसुर में भी गुपचुप था। आप देखिए कितना सन्नाटा है और उसमें क्या क्या उस माहौल में गुजर रहा है, क्या क्या हो रहा है। काना फूसी के मन में चुप था, खुसुर पुसुर में भी गुपचुप था। कहना बोला सुन भाई सुनना, और सुनना बोला कुछ तो कहना। कहना बोला सुन भाई सुनना, सुनना बोला कुछ तो कहना। सबके कान खड़े हो गए, आँखों के गोले बड़े हो गए। काना फूसी सोच रही थी कुछ तो बोले। काना फूसी सोच रही थी कुछ तो बोले। अफवाहें थी सोच रही कुछ गड़बड़ होले। काना फूसी सोच रही थी कुछ तो बोले। अफवाहें थी सोच रही कुछ गड़बड़ होले। कहना ने वो तीर था मारा, आँखों से कर दिया इशारा। कहना ने वो तीर था मारा, आँखों से कर दिया इशारा। कहना सुनना तब गले मिले थे, लब दोनों के तब भी सिले थे। कहना सुनना तब गले मिले थे, लब दोनों के तब भी सिले थे। बूढ़ी आंखें देख रही थीं, कांधों पर सिर टेक रही थीं। वो जान गई थी कोई ना बोलेगा, वो जान गई थी कोई ना बोलेगा। उसके आगे मुंह ना खोलेगा। आंखें मन में बोल रही थीं, व्यथा की गठरी खोल रही थीं। कब आएगा कब देखूंगी, इन आँखों से राह तकूंगी। कब बोलेगा मुंह खोलेगा, मेरे कानों में मिश्री घोलेगा। मेरा बेटा राजा बेटा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता है जी, और ये तो सभी को पसंद आएगी। जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी 2 किताबें जो अंत में आई हैं जी। वो दोनों नीलम प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं, जो मुंबई का प्रकाशन है। तो उनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा, और आप दूसरे लोगों को क्या सलाह देंगी कि वो उनसे पुस्तकों का प्रकाशन कराएं? जी, मैंने 2 किताबें नीलम प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं, जीवाश्म और सन्नाटों के प्रबंध, और मेरा अनुभव अच्छा रहा है। और उनको आप अपनी पांडुलिपि भेज दीजिए तो वो आपको व्हाट्सएप में जोड़ लेते हैं, और आप
2 बार 3 बार 4 बार करेक्शन करिए, वो कभी कुछ परेशान नहीं होते हैं, आपकी हर परेशानी में साथ रहते हैं। आप उनसे सवाल पूछें, तुरंत जवाब देते हैं। कवर पेज के कितने उदाहरण, कितने आपको एक वो भेज देते हैं कि इसमें से एक फ़ाइनल कर लीजिए। कवर पेज कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि कवर पेज फ़ाइनल कर दिया, फिर मैंने लिखा कि टैग लाइन रह गई है, अब मेरा नाम थोड़ा लेफ़्ट में खिसका दीजिए, थोड़ा राइट में खिसका दीजिए। तो हमने जितनी बातें उनको बोली उन्होंने करी, और समय पर प्रकाशित करी, और जो किताबें प्रकाशित हुई हैं उसके साथ सर्टिफिकेट भी दिया है, और ट्रॉफ़ी भी दी है, और एक मेडल दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको और आगे लिखने की प्रेरणा देती हैं। तो मैं लोगों को कहूँगी कि जी हाँ, आप नीलम प्रकाशन से प्रकाशित करवाएं, और आपकी सारी समस्याओं का हल भी करते हैं और समय पर काम करते हैं। और पुस्तकों की क्वालिटी कैसी लगी आपको? अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। देखिए पेपर ग्लेज्ड पेपर है, और अच्छा है। अंदर की लिखावट जो हमारा जो उनका फ़ॉन्ट साइज़ भी अच्छा है, और करीने से बनी हुई किताब है। फ्रंट में किताब का नाम और वो है, और पीछे लेखक है और लेखक के बारे में दिया हुआ है। तो मुझे फ़ॉन्ट साइज़ भी अच्छा लग रहा है, और टोटल मुझे किताब पसंद आई है। मतलब आप उनकी सेवा से संतुष्ट हैं? जी जी बिल्कुल। और आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि नीलम प्रकाशन से वो प्रकाशन कराएं तो बिना किसी परेशानी के अपनी पुस्तक को प्रकाशित कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। चलिए चलिए। अच्छा रचना जी, अब मुझे लगता है कि अब इस साक्षात्कार को विराम देने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भविष्य में आपकी क्या परियोजना है? आप क्या आगे लिखना चाह रही हैं, क्या लिख रही हैं, और आगे क्या आपके विचार हैं? लिख तो सतत रही हूँ, लिखने का कार्यक्रम चल ही रहा है। तो अभी तक 3 कविताएं हैं, तीनों काव्य संकलन ही निकले हैं। ये बात अलग है कि उसमें एक विज्ञान वाला भी है, पर अब मुझे लग रहा है कि अब मैं ललित निबंध का एक मेरा निकलेगा संकलन, और कहानियाँ लिख रही हूँ, कथा, लघु कथा और ललित निबंध, इनका संकलन पहले निकलेगा। उसके बाद कुछ और सोचेंगे। जैसे मैंने 1-2 नाटक भी लिखे हैं। एक का मंचन हो चुका है, उसका नाम मुझे नाम नहीं याद आ रहा, खोपड़े चंद उसका नाम है, खोपड़े चंद। और एक मेरा नाटक का मंचन अभी चल रहा है, प्रैक्टिस चालू है, वो है पन्नी। तो मैं नाटक भी लिख रही हूँ, तो ये नाटक का भी निकलेगा, पर सबसे पहले मैं ललित निबंध का संकलन हमारा आएगा, क्योंकि ललित निबंध में मेरी सारी भावनाएं उसमें एकत्रित हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ललित निबंध सबसे पहले निकले, बाकी बाद में आता रहेगा। आपका खोपड़े चंद नाटक तो मैंने सुना है, और वो भी कुछ सामाजिक सरोकारों को लेकर ही है। क्या पन्नी भी इसी तरह का नाटक है? जी, खोपड़े चंद मेरा था नाटक कि कोविड के समय में जो बच्चे घर में बैठे रहे, हिले डुले नहीं, उनके ऊपर एक मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा था। और पन्नी नाटक जो है मेरा, वो भी बच्चों के लिए एक सीख है। बच्चों के लिए ही नहीं, खास करके बड़ों के लिए। बच्चों को तो एक बार बोलिए तो मान लेते हैं, हम बड़े ही नहीं मानते हैं कि जो हम पॉलीथीन हर जगह फेंकते रहते हैं वो हमें नहीं फेंकना चाहिए। इस पर मेरा नाटक है पन्नी। चलिए रचना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने मुझे वार्तालाप के लिए समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस तरह के वार्तालाप आपसे होते रहेंगे, और आप मुझे कुछ समय देती रहेंगी। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए, आपके आगे के लेखन के लिए। आप बहुत उच्च कोटि की पुस्तकों का प्रकाशन करें, जिससे जनता को भी लाभान्वित हो और वो भी इससे अच्छा महसूस करें। धन्यवाद। आपका भी आभार, आपने मुझे बुलाया, और आगे भी जब आप बुलाएंगे मैं प्रयास करूंगी कि मैं आप तक पहुंचूं और अपनी बात आपसे कहूं, क्योंकि आपके YouTube के माध्यम से बहुत सारे लोग जान पाएंगे एक नारी मन का व्यथा और नारी मन की संवेदनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।